ओके, गुड इवनिंग। तो ठीक है, डाउट्स भेजो ग्रुप में, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है क्या, ये 48 ये कह रहा है x1 x2 be IID random variable which is uniformly distributed on the interval uniform 0 theta। अच्छा, तो x1 x2 जो है यूनिफॉर्म 0 थीटा है, ठीक है। कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग which of the following tests have size less than equal to half and power less more than equal to half। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो एक एक कैसे बनाएंगे, समझ नहीं आया। डेफिनेशन लगाने हैं, डेफिनेशन। अरे भाई, तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, तो कोई जैम का बच्चा भी कर देगा। डेफिनेशन लगाना है जस्ट। हर ऑप्शन में आपको साइज निकालना है, हर ऑप्शन में पावर निकालना है। जैसे एक ऑप्शन का मैं कर देता हूँ, बताओ किस ऑप्शन का सॉल्व कर दूं? हर ऑप्शन में वैसे ही होगा। सर मतलब इसमें पावर हमने निकालनी है और फिर साइज भी निकालनी है। साइज का डेफिनेशन क्या है? साइज का डेफिनेशन ठीक है सर, समझ गया। मतलब इसमें x1 माइनस x2 के डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, फिर जी उसके जी, बाद हाँ मैक्सिमम मिनिमम के डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, हाँ, फिर उसका यस। तो आपको रिजेक्टिंग एच क्रिटिकल रीजन हर ऑप्शन में दे रखा है। अब हर क्रिटिकल रीजन का आपको साइज फाइंड करना है और हर क्रिटिकल रीजन का पावर फाइंड करना है, और आपको ये देखना है कि किस ऑप्शन में साइज लेस देन हाफ आएगी एंड पावर मोर देन इक्वल टू हाफ आएगी। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कि x1 x2 x7 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, जहां पे म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर अननोन। कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, ये जो सैंपल है x1 x2 x7, ये IID है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। एंड आपको टेस्ट करना है H0 जहां पे म्यू इज इक्वल टू 2 है, वर्सेस H1 जहां पे म्यू मोर देन 2 है, ठीक है। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है आपको ना, x1 x2 x7 की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी हैं। अब पूछ रहा है कि इफ वी यूज द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ये किसका क्वेश्चन है? अच्छा, तो ये सियानी वाला क्वेश्चन है। ओके, तो ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अगर मैं यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट यूज करता हूं, then which of the following is true? H0 is accepted, both had 10% and 1% level of significance. H0 is rejected, both had 5% 1% level of significance. तो इसमें क्या दिक्कत है? ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल में दोनों अननोन है। तो मुझे बताओ इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा? इस क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन क्या आएगा? हाँ, क्रिटिकल रीजन L H1 by L H0 greater than K होगा। तो H1 का जो होगा वो तो x बार होगा, मतलब लाइवलीहुड रेशियो x बार होगा, तो उससे निकाले थी, लेकिन ये मतलब एट द एंड कुछ कंक्लूजन निकला। अरे तो आप जैम वाले पहले ढंग से कवर करो। हमने एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा रखा है, आपको हर बार निकालने की जरूरत नहीं है। स्पेशली हाँ, स्पेशली नॉर्मल सैंपल में निकालने की जरूरत नहीं है जी। x बार माइनस म्यू अपॉन, क्योंकि सिग्मा अननोन है तो s बाई रूट एन मोर देन इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? या सीधा इतना क्यों करना है, सीधा लिखो
ये चलेगा, है ना, मोर देन इक्वल टू के, ये इसका क्रिटिकल रीजन आएगा। ये आप किसी भी बुक पे देख लो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। इवन प्रसन्ना साहू वाली बुक में देखोगे, मतलब आप देखो जहां पे डिराइव कर रखा हो, तो डिराइव करके यही आएगा, आप उससे करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। हाँ यही आया है, लेकिन इसके बाद क्या करना है, मतलब 5% मतलब खुद सब तब भी नहीं समझ आ रहा था। अब आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू, सर मैंने वो x बार जो यहाँ पर दिया हुआ है, वो x बार का वैल्यू पुट किया है। इनफैक्ट अगर साइज में अल्फा ले लूं ना, इनफैक्ट साइज अगर अल्फा ले लूं तो उस केस में k की वैल्यू आ जाएगी, अगर साइज अल्फा है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, ये t डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सर n-1 है ना। सो ये जो k की वैल्यू आएगी Tn-1। अब मुझे यहाँ पे Tn-1, मुझे इधर अल्फा चाहिए ना, मोड़ देना है, तो इधर अल्फा चाहिए, इधर 1 - अल्फा चाहिए, तो यहाँ मुझे क्या नंबर लिखना पड़ेगा, अल्फा, तो k इज दिस, तो आप k को हटा के ये भी लिख सकते हो। सो इनफैक्ट k इज Tn-1 अल्फा। अब इसकी वैल्यू टेबल से मिलेगी आपको। अब आपको क्या करना है, जो डेटा दे रखा है उस डेटा से इसकी वैल्यू निकालनी है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की, कि जो डेटा गिवन है ना, उस डेटा को यूज करके आपको क्या क्या गिवन है, x बार पता है, x बार क्या होगा 1/7 समेशन xi, तो सारी वैल्यूज तो क्वेश्चन में गिवन है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू निकालिए। मान लो इसका नाम मैं t रख देता हूं एग्जांपल के लिए, तो ये अगर t है, सपोज दिस इज t, सो t की वैल्यू निकालिए क्या आएगी, तो आपको n चाहिए, n 7 है, s का मतलब पता ही आपको क्या होता है, तो ये जो s स्क्वायर है 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, निकालिए इसको क्या आएगा, तो t की ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालो क्या होगा। अब चेक कर लो, ये टेबल से आ जाएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको यही चेक करना है कि अल्फा ऑप्शंस किस पे वैरी कर रहा है, अल्फा पे ही वैरी कर रहा है ना। देखिए अब जैसे पहला ऑप्शन है, बोल रहा है कि एच नॉट एक्सेप्ट करेंगे अगर 5%, तो अल्फा को रखो 5%, एन क्या है आपका 7 है, तो ये T6 हो गया, T6, 5%, मतलब T6, 0.05। टेबल में जाकर देखो क्या है, जैम गेट में दिया रहता है, तो अभी तो चूंकि आपको देखना पड़ेगा या उस क्वेश्चन में दिया होगा, नेट का क्वेश्चन है ना ये, तो चेक कर लो आप, तो T6, 0.05 हो गया, तो ये फाइंड कर लो और ये फाइंड कर लो। अब चेक करो कि ये ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है, ट्रू हो रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, फॉल्स हो रहा है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, वही ऑप्शन कह रहा है, सेम चीज। अच्छा सर, हाँ सर समझ गई सर। हाँ, तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से ये वैल्यू निकलेगी, और ये तो फिक्स हो गया है क्योंकि ये तो डेटा क्वेश्चन में ही है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। अब डिफरेंट अल्फा के लिए आपको चेक करना है ये ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, ट्रू मतलब रिजेक्ट, ये फॉल्स मतलब एक्सेप्ट, तो वही आपको ऑप्शन कह रहा है, उसके हिसाब से आप डेटा निकाल लो। ठीक है, और डाउट नहीं है किसी का, तो देखो तरुण का दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो एक्चुअली मुझे ना डर उन लोगों से लगता है जब डाउट क्लास नहीं होता है ना, तो पता नहीं ये ऐसे बच्चे कहाँ से आ जाते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो पिछले आज 96 नंबर डाउट क्लास है, और वो रेयरली 1-2 डाउट क्लास में डाउट पूछे होंगे, ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर डाउट क्लास ना लो तो इनके 50 डाउट आ जाते हैं, ऐसे लोग हैं। मतलब पता नहीं क्या है बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे बस कंप्लेन करना होता है, और डाउट क्लास में डाउट नहीं आते उनके। वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, है ना, या जिस दिन क्लास कैंसिल हो जाए, जिस दिन क्लास ना लो, उस दिन उनको पक्का डाउट आता है। जी सर। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, उनका वैसा मतलब नॉर्मल साइकोलॉजी भी होती है। जैसे कई बार हम गांव जाते हैं, किताब लेके नहीं गए तो ऐसा लगता है किताब लाए तो पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं, ऐसे वाला सिस्टम। जब किताब लेके जाओ तो पढ़ते नहीं है, तो ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर भी होता है। तो स्टूडेंट साइकोलॉजी कुछ अलग है सर इस बारे में। अच्छा ऐसा है। मैंने उनको पढ़ाया था तो मुझे ये बस बहुत खराब लगता है, उनका साइकोलॉजी कुछ अलग है। मतलब वो सोचते हैं कि उनको पैसे देते हैं मास्टर को तो वसूल करना है, काम करना होता है। एक चीज एक बार बताती हूँ तो उसको दूसरे बार वही चीज उसको बोले, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, आप पैसे दिए तो वसूल तो करना है, सही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, 57 ना,
इसको ट्राई करते हैं। कि a sample of size 10 is selected at random from a lot containing 20 items of a manufactured product। तो सैंपल साइज 10 का सेलेक्ट किया, कितने में से? 20 आइटम में से, ठीक है, 20 में से 10 को सेलेक्ट किया। सपोज दैट द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव डी इन द लॉट इज अननोन। अच्छा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो है वो अननोन है। अब x बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन द सैंपल। ओके, तो x डिनोट करा नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द सैंपल। वी विश टू टेस्ट। अच्छा, तो पहले तो मुझे समझना है, टेस्ट कर रहा है कि D7 है ना, तो H0 में है आपके पास कि D इज इक्वल टू 7 वर्सेस जो H1 है वो D मोर देन 7, ठीक है। और क्रिटिकल रीजन भी दे रखा है आपको कि रिजेक्ट H0 if x more than equal to k। so more than equal to k and k is determined such that, अच्छा ये बता रखा है कि probability of x more than equal to k under h0 is less than equal to half and probability of x more than equal to k minus 1 under h0 is less than half। तो ये भी देखना पड़ेगा k क्या लेंगे। तो कह रहा है k कैसे सेलेक्ट करोगे, इसके हिसाब से। तो बात इसमें 2, 3 और 4th ऑप्शन में डिसाइड नहीं कर पा रहा था। मतलब अगर देखें तो H1 जो है वो, क्योंकि कंपोजिट हाइपोथेसिस है, तो बनेगा तो यूएमपी टेस्ट ही इसमें, तो फर्स्ट तो ट्रू हो जाएगा। बाकी मतलब पावर फंक्शन नहीं मेरे को पता लग रहा था, और पावर पता नहीं लग रही थी कि कैसे निकलेगी, तो फिर वो अनबायस्ड कैसे होगा वो भी नहीं पता लगेगा। पावर फंक्शन ऑफ टेस्ट इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टेस्ट इज अनबायस्ड। तो अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन क्या था? सर पावर अगर उसकी ज्यादा आ जाती है उसके साइज से, अल्फा से, तो फिर वो कंसिस्टेंट होता है, तो एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड भी हो जाता है। पावर इज मोर, मतलब ऐसा होता है कि साइज इज अल्फा या लेस देन इक्वल टू अल्फा, हाँ, और पावर इज मोर देन इक्वल टू अल्फा। ओके, तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे आप? पहले तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन x का देखना पड़ेगा। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल यहाँ पे है ना, बाइनोमियल बनना चाहिए इसमें। तो इसमें जो ये कह रहा है, तो हमने 10 सेलेक्ट किया है ना, नंबर ऑफ ट्रायल इज 10 और टोटल 20 है, जिसमें से हमने 10 सेलेक्ट किया। उस 20 में D नंबर ऑफ डिफेक्टिव है और 20 माइनस D जो है वो अच्छा होगा, है ना। तो x जो हमारा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव है, x क्या ले रखा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, तो यहाँ पे x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा? बाइनोमियल क्या पैरामीटर, बोलो क्या होगा? यहाँ पे 10 लेंगे। हाँ 10 कॉमा, हाँ नंबर ऑफ ट्रायल 10 है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं? टोटल 20 है सर। हाँ डिफेक्टिव उनमें से कितने हैं? 20 में से कितने हैं? D/20 आ जाएगी। हाँ ये D/20 आ जाएगी। सो D आर डिफेक्टिव आउट ऑफ 20। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल 10 D/20, है ना। अब अंदर h0 जैसे हो जाएगा दिस। तो k डिसाइड करने के लिए, पहले तो k डिसाइड करने के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया बताया है कि अलग उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू k अंडर h0, ये जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब h0 इज नहीं होगा क्यों इसमें पूछा? अच्छा विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट है। एक मिनट इसमें क्या डिपेंड करता है कि विथ रिप्लेसमेंट, ना इसमें लिखा कुछ नहीं है, तो हमने विथ रिप्लेसमेंट अज्यूम कर लिया यहाँ पे। तो इससे लिखा है एट रैंडम,
तो फिर तो हाइपर ज्योमेट्री। हाँ लेकिन यहाँ पे देखो होता है, जैसे नहीं लिखा तो क्या समझोगे, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 10 इज सेलेक्टेड एट रैंडम। तो सेलेक्टेड एट रैंडम मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है। अगर विथ रिप्लेसमेंट होगा तो वो गिवन होता, विथ रिप्लेसमेंट है। अगर नहीं गिवन है 10 एट रैंडम आप सेलेक्ट कर रहे हो 1 बाय 1 है ना, मतलब एक साथ, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट ही होगा। तो ये हमने गलत लिखा है, ठीक है, हाँ हाइपर ज्योमेट्रिक ही होगा, तो ये हमने गलत लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि है ना इसमें हमने मतलब इधर मैंने मान लिया मैंने, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा नहीं ना, जस्ट 10 सेलेक्टेड एट रैंडम है ना, तो एट रैंडम है तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट ही होगा। अगर विथ रिप्लेसमेंट लिखा रहता है विथ रिप्लेसमेंट, और नहीं लिखा है तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही है। तो यहाँ से फिर क्या बनेगा, तो x इज इक्वल टू x, तो इसका आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, हाउ मेनी यू आर सेलेक्टिंग, x है ना, नहीं x है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, किसमें से, एक मिनट, हम हाइपर ज्योमेट्री में क्या क्या चाहिए होता है मुझे, टोटल, तो टोटल 20 है, डिफेक्टिव d है, नॉन डिफेक्टिव ये है, और हम सेलेक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव, काउंट कर रहे हैं कितने में, 10 में से। अच्छा 10 मैंने सेलेक्ट किया था, तो ये हो जाएगा हाइपर ज्योमेट्रिक व्हाट पैरामीटर्स क्या होंगे इसके, x इज हाइपर ज्योमेट्रिक कितना 20 कैपिटल N D एंड 10, ठीक है, कैपिटल N M स्मॉल n, ये पैरामीटर है, तो 20 D और 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका PMF लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो है ना, इसका अगर PMF लिखेंगे तो आपने क्या किया है, कितने सेलेक्ट किए हैं, 20 में से 10, और डिफेक्टिव्स कितने हैं, D, तो D में से X आएगा, और 20 माइनस D में से, ठीक है, 20 माइनस D में से आएगा हमारे पास कितना, 10 माइनस X, ठीक है। तो ये इसका PMF है, ओके। चलो तो ये फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, क्वेश्चन दे रखा है कि x मोर देन इक्वल टू k अंडर h नॉट इज ट्रू, है ना, जब h नॉट ट्रू है तो h नॉट ट्रू का मतलब है जब d बराबर 7 है, देखो h नॉट लिखा था नीचे, तो जब d बराबर 7 है दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी मोर देन इक्वल टू 5%, है ना, मोर देन लेस देन इक्वल टू है, सो दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू 5%। और दूसरा है प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू k माइनस 1 अंडर h नॉट, ये जो होगा दिस इज मोर देन 5%। तो ऐसा k क्या होगा तुम्हें वो सेलेक्ट करना होगा कि मोर देन इक्वल टू k है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5% से कम है, और मोर देन इक्वल टू k माइनस 1 है तो 5%। k यहां से तुम फाइंड कर सकते हो इजीली, है ना, x को तुम जैसे 1 रख के फाइंड कर लो वैल्यू क्या आएगी, 2 रख के फाइंड कर लो क्या आएगा, चाहो फाइंड करना तो यहाँ से k निकल आएगा इजीली, है ना, ओके ठीक है, फिर उसके डिसाइड, हाँ यहाँ से k निकल आएगा। अभी मुझे अब ये करना है, यहाँ क्रिटिकल डिवीजन x मोर देन इक्वल टू k है। अब मैंने पावर यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ इस साइज, तो इसमें क्या था, ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, तो इसमें यूएमपी होने के लिए क्या एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर होगा, ओपन करके दिखना पड़ेगा ना, तो वैसा नहीं, या फिर लाइक्लीहुड रेशियो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। तो अगर मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो है तो इसका जो है ना क्रिटिकल रीजन जो आएगा, हाँ तो उसके से मोस्ट पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। अब पावर फंक्शन कैसे डिसाइड करोगे, सो पावर फंक्शन क्या होता है, क्या डेफिनेशन है पावर फंक्शन का, Supreme of probability of rejecting.
प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर फंक्शन है, जस्ट रिजेक्टिंग एच नॉट, है ना। तो हाँ ठीक है, रिजेक्टिंग एच नॉट या मैक्सिमम ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट। तो और पावर अगर लिखोगे तो पावर आ जाएगा, तो बीटा थीटा होता है ना ये, तो अंडर एच, यही पावर फंक्शन एक्चुअली अंडर h1 पावर हो जाता है ना। तो ये तुम्हारे पास है। तो थीटा की वैल्यूज बढ़ाएंगे तो क्या होगी, तो x मोर देन इक्वल टू k, गिवन थीटा क्या लोगे यहाँ पे, मोर देन या d मोर देन मतलब 7। अगर पावर ही लिखूं मैं, पावर फंक्शन अंडर h1 लिख रहा हूं मैं, तो पावर फंक्शन अंडर h1 तो ये हो जाएगा दिस, तो ये d का फंक्शन आएगा ना। तो इसकी अच्छा पावर फंक्शन तो सिंपली यही होता है, अगर तुम उतना लिखो तो ये पावर फंक्शन सिर्फ डेफिनेशन तो ऐसे यही है, पावर फंक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट। सर इसमें बोला है पावर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डी। हाँ तो सर तो वो डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर नहीं नहीं कैसे? वो होगा ना डी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसको तुम ऐसे कैसे फाइंड करोगे, तो ये कहीं ना कहीं डी इन्वॉल्व होगा ना इसमें। अगर तुम निकाल रहे हो x मोर देन इक्वल टू k, इसमें डी है ना, ओके सर ठीक है, डी तो पीडीएफ में ईएमएफ में आ जाएगा। डी तो आएगा ही वहां पे, ये चीज है। तो एक काम करो, k तो यहाँ से तुम कुछ फिक्स कर दो, यहाँ से k निकाल के देखो क्या आएगी, और जब k मान लो तुमने रखा अगर यहाँ पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकालो क्या आएगी, तो d का फंक्शन आएगा ना ये तो, और फिर उस d के फंक्शन में चेक करना d की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगी। ओके सर ठीक है, डी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ क्योंकि जब मान लो यहाँ से k सपोज एग्जांपल के लिए 2 आ गया, मान लो कोई एग्जांपल के लिए, तो यहाँ अगर x मोर देन इक्वल टू 2 निकालता हूँ मैं, तो ये कहीं ना कहीं जब x मोर देन इक्वल टू 2 करोगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू रखोगे ना तुम, d तो पता नहीं है तुम्हें, तो ये d का फंक्शन आया, फिर चेक करना पड़ेगा d की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो ये जो पावर फंक्शन है बढ़ेगी कि घटेगी, ये करना पड़ेगा, तो उससे डिसाइड कर लो ये है। अब अनबायस्ड के लिए देख लो इसका साइज क्या है, वही देखना है कि जो साइज है वो मतलब यहाँ अल्फा तो उसने कुछ मेंशन किया नहीं है, अल्फा मेंशन किया है 5% ही दिख रहा है तो जो यहाँ पे है ना, तो ये है। और ये क्या है, क्रिटिकल रीजन है ना, तो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू लेस देन इक्वल टू 5%, अनबायस्ड टेस्ट, मतलब ये साइज जो है लेस देन इक्वल टू दिस है। और पावर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देखते हैं जो h1 इज ट्रू, तो जब d मोर देन 7 होगा, तुम्हें अब यहाँ यही चेक करना है, तो पावर निकालो, और पावर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h1 सॉरी रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, d मोर देन 7, और ये तुम्हें मैक्सिमाइज करना पड़ता है। तो ये जो पावर है, अगर ये वैल्यू मोर देन आ गई 5%, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, अनबायस्ड होगा। यस सर। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले तो k निकालो, यहाँ से k निकलेगा, यहाँ से k तुम देखो यहाँ पे सपोर्ट क्या है इसका, इस क्वेश्चन में व्हाट इज द सपोर्ट, ये हाइपरज्योमेट्री का सपोर्ट क्या होता है, सर इसका कुछ वो मिनिमम और मैक्सिमम कर 1 2 अप टू मिनिमम ऑफ 10 कॉमा d हो जाएगा ये, यस सर। है ना। तो यहाँ 10 कॉमा d, जैसे वहाँ पे n कॉमा m होता है, स्मॉल n कैपिटल m, तो ये आ जाएगा। तो देख लो अब तुम इसे मान लो x बराबर 1 निकाल रहे हो, 2 निकाल रहे हो, 3 निकाल रहे हो, इस तरीके से, तो ये है, इस पे चेक करो कौन सा सेटिस्फाई करे, यहाँ से आ जाएगा। फिर ये पावर फंक्शन निकालो, चेक करो, यहाँ से पावर निकालो टेस्ट का, और वो पावर अब कितना आ रहा है तो उससे डिसाइड होगा। कुछ ट्राई करके देखो, कुछ मिलेगा। हाँ जी सर हो जाएगा। हाँ ट्राई करके देखो। अब किसका रह गया क्वेश्चन, तो नेक्स्ट सयानी का क्या है भाई, इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x जो है 52 नंबर क्वेश्चन जो है कि x1 है नॉर्मल 0 1 और x2 जो है वो है आपके पास -x1
एंड प्लस x1 -2 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू 2 एंड 0 अदरवाइज, सॉरी x1 अदरवाइज। अब आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। x नॉर्मल 0 1 है और x2 ये है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 x2 1 होगा। x2 डज नॉट हैव अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, x1 x2 बाइवेरिएट नॉर्मल है, x1 x2 डज नॉट हैव अ बाइवेरिएट नॉर्मल। तो मुझे ये बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? यहां से अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बीइंग -2 to +2, ये कितना आता है? 2 to -1। चेक कर लो बाकी लोग जी। ये तो अगर पुट करोगे तो कितना आएगा? 5 2 की वैल्यू पुट करोगे आप, क्या 0.5 तो नहीं आएगी ना? 0.861 ऐसा कुछ वैल्यू। क्योंकि हाफ तो नहीं आएगा, तो ये 0.86 आप कह रहे हैं अप्रॉक्स। ठीक है, ये डेटा टेबल से देख सकते हो, ये एग्जाम में दिया रहेगा। तो फिर इसका 5 का वैल्यू ऐसे। अरे तो फाइनल बताओ क्या है? अब देखो ये जो x1 है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1 और -x1 का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? नॉर्मल 0 ये भी है नॉर्मल 0 1। अब यहां से होगा क्या? तो मतलब 0.72 इसका है तो अपोजिट इसका होगा, लेकिन क्या ही फर्क पड़ेगा? एक्चुअली क्या होगा अगर मैं इसका सीडीएफ निकालना चाहूँ x2 का, देखो x2 का अगर मैं सीडीएफ निकालूंगा ना, लेट्स से मैं t ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा x2 लेस देन इक्वल टू t। अब इसका तुम दो पार्ट में ब्रेक कर लो। मैं अक्सर है ना इस तरह क्वेश्चन का, कल भी एक क्वेश्चन आया था, परसों भी क्वेश्चन आया था इस तरह का, तो इसमें क्या इंटरसेक्शन ले लो दो केस में, दिस और दिस। तो ये एक्चुअली इसको तुम अगर शॉर्ट में लिखो तो ये ऐसा कुछ है ना कि मॉड x1 लेस देन इक्वल टू 2, और अदरवाइज का मतलब ये हो गया, अदरवाइज का मतलब है कि मॉड x1 मोर देन 2। तो इसका इंटरसेक्शन लोगे x2 लेस देन इक्वल टू t इंटरसेक्शन मॉड x1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी x2 लेस देन इक्वल टू t इंटरसेक्शन मॉड x1 मोर देन 2। ठीक है, अब ये बताओ एक क्वेश्चन एग्जाम में 2022 में आया हुआ है, याद है सिग्नम फंक्शन वाला, वो भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे था। हां सर, नहीं सर वो अरे x1 टाइम सिग्नम x2, वो x2 टाइम, मैं बोल रहा हूँ प्रूफ अगर करोगे तो ऐसे ही प्रूफ होगा। अब मैं थोड़ी कहूँ सेम क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट ये एग्जाम 2022 का आई थिंक, हाँ, कि उसमें दे रखा है कि y1 इज x1 टाइम सिग्नम फंक्शन ऑफ x2 एंड y2 इज y2 टाइम सिग्नम फंक्शन ऑफ x2 टाइम सिग्नम फंक्शन ऑफ x1। तो वहाँ भी प्रूफ उसका भी कुछ इस तरीके से ही होगा। अगर तुम प्रूफ करोगे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका भी नॉर्मल 0 1 ही आएगा x2 का, एक बार चेक कर लेते हैं प्रूफ करके। ठीक है, ये है क्योंकि है ना इसका सीडीएफ भी यही है, तो सीडी होगा क्या, मान लो ये प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है फॉर एग्जांपल, तो होगा क्या स्मॉल p टाइम सीडीएफ एट t, फिर 1 माइनस p टाइम सीडीएफ एट t, तो एट द एंड ये सीडीएफ एट t ही आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि है ना 5x1, तो ये कहीं ना कहीं जो x2 का सीडीएफ है वो x1 के सीडीएफ के इक्वल ही आ जाएगा। तो x1 x2 का सेम सीडीएफ है, तो इसका मतलब x1 x2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और x1 x2 वहां भी जो क्वेश्चन था एग्जाम 2022 वाले में, तो
वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन y1 y2 दोनों का नॉर्मल 0 1 ही आया था। x1 x2 दे रखा था, नॉर्मल 0 1 है, और y1 y2 था, y1 was x1 सिग्नल फंक्शन ऑफ x2 और y2 was x2 सिग्नल फंक्शन ऑफ x1। तो उस केस में तुम देखोगे y1 और y2 दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 ही आया था। उसका प्रूफ बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ आई थिंक दिस इज फाइन, प्रूफ करके देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि x2 की वैल्यू कितनी है, x2 लेस देन t है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 लेस देन इक्वल t है ना। तो जब मॉड x1 लेस देन इक्वल टू x2 है तो उस केस में क्या होगा, मॉड x1 लेस देन इक्वल टू x2 है, तो इस केस में x2 की वैल्यू माइनस x1 है, और माइनस x1 भी क्या है, नॉर्मल 0 1 ही है। नॉर्मल 0 हाँ, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, डिवाइड होके, तो अंडर दिस केस इसको सिंपली ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा तो माइनस x1 लेस देन इक्वल टू t, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो, सो प्रोबेबिलिटी माइनस x1 लेस देन इक्वल टू t, और यहाँ इंटरसेक्शन है इसका, तो इसको ब्रेक कर दो। तो माइनस x1 z ही तो है, तो z है, और दोनों इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, अभी इंडिपेंडेंट नहीं दे रखा है, तो x1 डिपेंडेंट है। तो ये कह रहा है -2 से 2 है, और वो कह रहा है -t से कम है। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसको तुम ब्रेक करोगे तो -t से ज्यादा होगा। t मेरा क्या है, t ब्रेक करना पड़ेगा t पे इसको। अच्छा ये बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, कंडीशनल को फॉर्म में। हाँ, तो इसको मैं ब्रेक करूं कि अगर दिस इज क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x1 लेस देन इक्वल टू 2 इनटू, क्या लिखूंगा, x2 less than equal to t given mod of x mod एंड सेम चीज दूसरे टर्म में करेंगे, दिस एंड अब यहाँ है बात ये कि -x1 और -x2, देखो दिस इज नॉर्मल 0 1, दिस इज नॉर्मल 0 1, सो विद सम प्रोबेबिलिटी प्रूफ करेंगे तो भी, तो यहाँ से आएगा कि x2 इज आल्सो नॉर्मल 0 1, ये आएगा, ठीक है ना। इसने बोला क्या है ऑप्शंस, एक्चुअली देखो होगा क्या, x1 नॉर्मल 0 1 है, x2 नॉर्मल 0 1 है, तो क्या हम बोल सकते हैं x1 x2 बाइवेरिएट नॉर्मल बनाएगा। अगर दो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो क्या हम बोलेंगे कि उसका जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है बाइवेरिएट नॉर्मल होगा, नो इंडिपेंडेंट वर्ड तब, हाँ। तो देखो एक्चुअली होगा क्या, x1 x2 यहाँ पे सिंपल लॉजिक, देखो लॉजिक ये प्रूव भी कर सकते, वही आएगा, ये नॉर्मल 0 1 है, ये भी नॉर्मल 0 1 है, दिस इज नॉर्मल 0 1 नॉर्मल 0 1, तो नॉर्मल 0 1 विद सम प्रोबेबिलिटी p, नॉर्मल 0 1 विद सम प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p, तो टोटल ऐड होके वो नॉर्मल 0 1 में ही आ जाना है, ठीक है। तो x1 नॉर्मल 0 1 है, तो x2 भी नॉर्मल 0 1 ही आ जाएगा। और इस केस में अब ये चूंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर x1 x2 इंडिपेंडेंट होता है ना, अगर बोल रखा होता है ऐसा कुछ, लेकिन ऐसे दिख रहा है डिपेंडेंट है, तो ये बाइवेरिएट नॉर्मल नहीं बनाएगा। देखो तो पहला ऑप्शन था, कोरिलेशन चेक करते हैं क्या है अभी, x2 डज नॉट हैव नॉर्मल 0 1, ये गलत कह रहा है। 3 कह रहा है x1 x2 हैव बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गलत कह रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू होना चाहिए, x1 x2 डज नॉट हैव अ बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये ट्रू होगा। एंड पहला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो निकाल लो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखो इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो आप लोग, तो इसको प्रोसीड करूंगा तो क्या होगा देख लो, यहां से आ जाएगा मॉड x1 मोर देन दिस इनटू प्रोबेबिलिटी, अगेन लिखूंगा यही चीज x2 लेस देन दिस, तो यहां पे हो गया x2 को लिख सकते हो तुम अंडर दिस कंडीशन, जब ये कंडीशन गिवन है तो क्या होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी p है, और ये CDF ऑफ क्या आ जाएगा, ये CDF ऑफ मतलब phi t आ जाएगा।
1 माइनस पी फाइव टी आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं फाइव टी के इक्वल आ जाएगा, तो ये यहां से तुम एंड में देखोगे तो ये आ जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू टी ही आ जाएगा एट द एंड। सिंप्लीफाई करके देखो ये है, और बाकी रह गया कोवेरिएंस, ये गलत होगा। अच्छा कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऐसे भी हम जानते हैं ना, ये तो थ्योरम था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x1, x2 इज 1 इफ एंड ओनली इफ। कोई बताओ, याद है? लीनियरली रिलेटेड होंगे। हाँ, ये होगा जब x2 बराबर x1 होगा, या a x1 होगा जब a पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव भी है ना, y x2 बराबर माइनस x1 भी है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव 1 है तो मतलब वो लिनियरली रिलेटेड है और कोएफिशिएंट इसका पॉजिटिव होगा। तो जैसे मान लो अगर सिर्फ इतना होता x2 बराबर x1, तो इसका मतलब है कोरिलेशन बिटवीन x1 x2 जो आएगा वो 1 आएगा। अगर होगा x2 बराबर माइनस x1 तो इस केस में कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 x2 क्या हो जाएगा? -1 टाइप का। चेक करके देखो। हाँ, यहाँ पर सिर्फ कोरिलेशन तो जीरो होगा क्योंकि ये बाइवेरिएंट नॉर्मली नहीं हो रहा। तो जीरो क्यों होगा? सर क्योंकि इसका तो क्योंकि ये तो मतलब दोनों तो इंडिपेंडेंट है x1 x2। कहाँ इंडिपेंडेंट है? कहाँ लिखा है इंडिपेंडेंट है? सर जब बाइवेरिएंट नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता तब तो हम तो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट होता तो बाइवेरिएंट नॉर्मल होता वो, आप जो कह रहे हो उसके हिसाब से बाइवेरिएंट नॉर्मल हो जाएगा वो। अगर रो जीरो हो गया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो बाइवेरिएंट नॉर्मल हो जाएगा वो आपके हिसाब से। पर वो तो बाइवेरिएंट नॉर्मल है नहीं, तो अलग-अलग है तो। हाँ, तो इसलिए रो जीरो क्यों होगा फिर? कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो होने का क्या मतलब है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो होने का क्या मतलब है? दे आर नॉट रिलेटेड एट ऑल। क्या x1 x2 नॉट रिलेटेड है? आपको दिख रहा है x1 x2 रिलेटेड है कि नहीं है? रिलेटेड तो है। फिर जीरो कैसे हो जाएगा? और 1 कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 जब होगी सो देयर एग्जिस्ट अ नंबर है, तो ये थ्योरम था। तो एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, जो मैं भी लिख रहा हूँ थ्योरम, एग्जाम 2022 में ही आया है ये क्वेश्चन। अब जिन लोगों को नहीं दिख रहा है पीवाई को 8-10 बार सॉल्व करो तो दिखेगा, अगर याद नहीं आ रहा है तो। ये थ्योरम है कि correlation coefficient between x1 x2 is 1 if and only if there exists a comma b belongs to r such that, हाँ साथ में ये भी होगा a is positive such that, है ना, यहाँ प्लस माइनस 1 कर दूंगा तो ये है, तो अगर तुम प्लस माइनस 1 कर दो, हटा दो तो प्लस माइनस 1 कर दो such that x2 बराबर a x1 प्लस b। ठीक है, ये थ्योरम है और जो एग्जाम 2022 में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। तो अगर +1 है तो a पॉजिटिव होगा, -1 है तो a नेगेटिव होगा, तो यहाँ दोनों हैं, इसीलिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो ये पोलावी ने भेजा है देखते हैं। इसमें कौन सा डाउट है जी? 2 भेजा आपने, दोनों डाउट है? हाँ सर, 31 और 32। अच्छा देखिए, तो 31 जो है ये कह रहा है कि कंसीडर अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। ठीक है, x वेक्टर है, b वेक्टर है, a कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है, a कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है, x n क्रॉस 1 है, ये तो पता ही है, और b जो है आपका वो m क्रॉस 1 है, m क्रॉस है, m क्रॉस 1, m क्रॉस 1। अब further suppose that there exists m vector c such that linear combination, तो बोल रहा है कि एक ऐसा c वेक्टर मिल रहा है मुझे
ठीक है ना, जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, सच दैट so there exists a C in m cross such that ax is equal to C has no solution। ठीक है, तो पहली बात ax is equal to C has no solution, इसका क्या मतलब है कि रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड C, इसमें क्या रिलेशन होगा? इक्वल नहीं होगी सारी रैंक। हाँ, डिफरेंट होंगे, है ना, नॉट इक्वल्स। तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, है ना। ओके, ये आर नॉट इक्वल टू ना, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, इसका मतलब ये है। ओके, तो मतलब C जो है उसके कॉलम स्पेस में नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखिए आप। अब देखो इसको एग्जांपल से करना आसान होगा, थ्योरेटिकली ना कई बार अगर एक केस आप भूल जाओगे तो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यू जस्ट थिंक अकॉर्डिंग टू एग्जांपल। जैसे ये बोल रहा है पहला ऑप्शन जो है, सो द फर्स्ट ऑप्शन जो आपको बोला हुआ है इन्होंने कि ऑप्शन ए इज m लेस देन इक्वल टू n, तो जो m है वो लेस देन इक्वल टू n है। तो ये सिस्टम है आपका ऐसा। सो m जो है नंबर ऑफ, है ना, इसमें क्या होता है, ये a m क्रॉस n है, तो इसके पास टोटल m इक्वेशंस हैं एंड n वेरिएबल्स हैं, ऐसा है ना। इसका मतलब ये है कि इट हैज m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल्स या n अननोन्स। तो यहाँ बोल रहा है m लेस देन n है, मतलब ये है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन कम है और अननोन्स ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब होगा? तो दो इक्वेशन है, तीन अननोन है, तो पूछ क्या रहा है ये। और D जो है फर्स्ट कॉलम ऑफ A है एंड D जो है कॉलम A का है, तो बोल रहा है कि देन द लीनियर सिस्टम AX is equal to D, so AX is equal to D has a unique solution। अब देखिए, तो यहां से अगर आपसे पूछूं मैं रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड D, इसमें क्या रिलेशन होगा? D जो है ना वो जस्ट A का ही पहला कॉलम है, चल इक्वल होगा। हाँ। लाइक डी इंडिपेंडेंट है नहीं तो उसे इफेक्ट पड़ेगा नहीं है। क्योंकि D, हाँ, क्योंकि D A का ही एक कॉलम है, तो जो A का पहला कॉलम होगा तो इसमें पहला कॉलम लास्ट कॉलम सेम हो गया, तो रैंक में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इसका। तो ये इक्वल तो होगा, लेकिन क्या ये दोनों, तो दो केस है यहाँ पे देखो आपको बता रखा है, तो m लेस देन, अच्छा इक्वल टू है, हाँ लेस देन और इक्वल टू n है, तो ये किसके इक्वल आएगा? एम का, क्योंकि मिनिमम एम है। तो रैंक जो होगा mn से कम होगा, तो m का रैंक मिनिमम या m या n या उससे कम भी तो हो सकता है, तो जरूरी यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी तो हो सकता है, जैसे एग्जांपल देता हूं इसका मैं, तो एग्जांपल से आसान रहता है समझना। देखो इक्वल है, अब इक्वल होने में दो केस है ना, ये दोनों इक्वल है, क्या ये n के इक्वल हो सकता है कभी? अगर m स्ट्रिक्टली लेस देन n है तो क्या आपको लगता है रैंक a कभी n हो जाएगा? अगर m स्ट्रिक्टली लेस देन n हुआ, ये वो भी केस है यहाँ पे, तो क्या इस केस में a का रैंक n हो सकता है क्या कभी? नहीं हो सकता। रैंक तो मिनिमम ऑफ a b mn होता है ना, तो n तो नहीं होगा उस केस में। अगर टू इक्वेशन है, थ्री अननोन्स है मान लीजिए, सो टू इक्वेशन है, थ्री अननोन्स हैं, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का रैंक कभी 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा इसका, तो ये कभी n नहीं हो सकता, है ना इस केस में। तो इसका मतलब है कि इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, यूनिक। एग्जांपल देख सकते हैं सिंपली आप, अगर इस पे आपको एग्जांपल बनाना हो तो जस्ट यू कैन टेक वन एग्जांपल। जैसे मैं अगर एग्जांपल बना दूं m लेस देन इक्वल टू n है ना, तो जैसे मैं अगर लेता हूं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 एग्जांपल के लिए, और जैसे 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 2 ले लिया मान लो अभी ये। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो पहला कॉलम है इसने यही कहा था ना, a का जो पहला कॉलम है वही d होना चाहिए, तो वही मैंने अभी किया है। a का जो फर्स्ट कॉलम है वही d है, और इसके पास कितने सॉल्यूशन हैं? तो ये एक एग्जांपल है जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। m लेस देन n होना चाहिए, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है इस केस में,
और n की वैल्यू 3 है, n2 है, n3 है, और यहाँ से रैंक ऑफ a निकालेंगे आप, तो रैंक ऑफ a 2 आएगा, और रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b, तो b की जगह d लिख रहा हूँ मैं, तो d ये भी 2 ही आएगा, जो लेस देन 3 है ना, इक्वल तो है लेकिन रैंक a ऑगमेंटेड b अगर n के इक्वल आता, नंबर ऑफ कॉलम्स के, तब जाके वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो ऐसा होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो पहला ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बी ऑप्शन देखिए, तो जो बी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे कि m अगर मोर देन इक्वल टू n, अब केस बदल दिया इसने, बोल रहा है m मोर देन इक्वल टू n है, तो जो बी ऑप्शन है अब उसमें m मोर देन इक्वल टू n हो गया, यहाँ पे था m लेस देन इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है। अब क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है। एग्जांपल के लिए ऐसा x प्लस वाई, यहाँ 2x प्लस, मान लीजिए मैं y लिख लूँ, और यहाँ पे जैसे x प्लस 2y एग्जाम्पल के लिए ऐसा कुछ, तो ऐसा है, मतलब 3 इक्वेशन होंगे, 3 इक्वेशंस और 2 अननोन्स हैं। तो बोल रहा है कि देन रैंक ऑफ a स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप रैंक, यहाँ पे ये क्या है, जैसे मैं कुछ भी नंबर ले लूँ, बोलिए 1 2 3 लेता हूँ अभी के लिए, तो कोई भी इक्वेशन है, इसने बस ये कहा ना m मोर देन इक्वल टू n है, अच्छा तो नो सॉल्यूशन था, तो इसका मतलब तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ इसने नो सॉल्यूशन कहा था, रैंक a और रैंक a ऑगमेंटेड c, अच्छा ये कैसा था, देयर एग्जिस्ट बोल रहा ना। तो ऐसा कुछ बने, मतलब देखो ये अभी समझाने के से एग्जांपल ले रहा हूँ ना, कुछ और भी ले सकता हूँ मैं, तो अभी जस्ट समझने के लिए इसमें a का रैंक कितना आएगा 2, और n की वैल्यू कितनी है 2 ही है, तो ऑप्शन गलत हो गया इस एग्जांपल से। तो सिंपली ये है कि हमें एग्जांपल से मैं ऑप्शन गलत कर रहा हूं, कि यहाँ पे जैसे मैंने 3 इक्वेशन बनाए, तो इसने ही कहा था m मोर देन इक्वल टू n है, तो यहाँ पे जो मेरा बी ऑप्शन है, इसने कहा है m मोर देन इक्वल टू n है। सो तो इस केस में m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है ना, m बाई n है ना, तो मैट्रिक्स A का रैंक कितना होगा, 3 रो होंगे 2 कॉलम होंगे, तो इस तरह से है, और रैंक A निकालोगे तो यहाँ 2 ही आएगा, जो कि n के इक्वल है ना, तो n के इक्वल है, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। इसका रैंक A का लेस देन n होगा। थ्योरेटिकली थोड़ा सा ना वैसे सोचने मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे इजीली दिख गया कि है ना, इसने कहा m मोर देन n, मैंने लिया केस m मोर देन बोला था ऑप्शन में, तो ऐसा बना लिया कि नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा है, नंबर ऑफ अननोन से, 3 इक्वेशन लिए 2 अननोन लिए हमने, तो रैंक A हो सकता है n है, तो ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि रैंक A हमेशा लेस देन m होगा। तो अब समझिए आप, यहाँ पे रैंक A लेस देन m होगा, तो इसने कहा था शुरू में कि एक ऐसा वेक्टर C मिल रहा है मुझे जिसके पास नो सॉल्यूशन है, ओके, तो मतलब अगर C जो है लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है A के कॉलम्स के, तो उस केस में C रैंक में 1 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, तो A का रैंक लेस देन दिस। अब होगा क्या, 2 केसेस हैं, या तो याद देखो 3 केसेस तो है, या तो m इक्वल टू n है, या m मोर देन n है, या m लेस देन n है, ये 3 केसेस हैं। अब आपको इन केसेस में सोचना है कि रैंक ऑफ A क्या क्या हो सकता है ना, तो रैंक ऑफ A क्या क्या हो सकता है, तो mn अगर इक्वल है ना, mn अगर इक्वल है तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसको एग्जांपल से देख सकते हैं ना। सो mn मान लो आपका, मतलब 3 केसेस हैं, जैसे जब m मोर देन n है तो रैंक तो पक्का लेस देन n होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि m ज्यादा है ना, n कम है, तो रैंक मिनिमम से भी कम होगा या एटलीस्ट इक्वल हो सकता है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रैंक ऑफ A विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n, ये फॉर्मूला है जब A m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो जब m की वैल्यू ज्यादा है n से, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में रैंक A को लेस देन m होना पड़ेगा, किसमें, इस वाले केस में। अब इस केस में सोचो m लेस देन n है, तो m जो है वो लेस देन n है, तो इसका मतलब रैंक m हो सकता है या m से कम रहेगा,
है ना। सर लेकिन क्वेश्चन में दिया है ना कि x इज इक्वल टू c, तो वहां से हमें पता है कि ये फुल रैंक नहीं है। हाँ मतलब n इसका रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब a का रैंक जो है वो कॉलम के इक्वल नहीं होगा। तो इसके पास नो सॉल्यूशन है ना। अच्छा c एक ऐसा मिल जाएगा कि रैंक बढ़ जाएगा, तो उस केस में a का जो रैंक होगा अरे यही देख लो ना, इतना क्यों सोच रहे हो, यहीं से देख लो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो m जैसे हो गया इक्वल, इस केस में क्या था, इसने कहा कि ट्रू, तो रैंक a हमेशा लेस देन m होगा। पूछा क्या, ट्रू पूछा ना, ओके। सो रैंक a लेस देन m, तो यहाँ पे तो m आपका 2 था, 2 इक्वेशन है, 3 अननोन्स थे, तो यहाँ पे रैंक a किसके इक्वल हो गया, m के इक्वल हो गया ये तो। m लेस देन n है ना, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, इसमें पूछा गया था इट हैज नो सॉल्यूशन। फर्दर दिस इज दिस, तो जैसे इस केस में ठीक है, m मोर देन n में कोई दिक्कत नहीं है, रैंक a हैज टू बी लेस देन m। और उस केस में क्या होगा, m अगर कम है n से तो क्या बोल सकते हैं आप, सो नंबर ऑफ m लेस देन n का क्या मतलब, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, तो ये एग्जांपल है तो यहाँ पे आ तो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ऑप्शन शायद सी ट्रू है। सर लेकिन जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। अच्छा और जिसने कंडीशन दिया है क्वेश्चन में x इज इक्वल टू c हैज नो सॉल्यूशन, हाँ वहां पे है कि a तो फुल उसके रैंक नहीं हो सकता। उसके हिसाब देयर एग्जिस्ट बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट m क्रॉस 1 देयर इज अ वेक्टर c सच दैट लीनियर इक्वेशन ax बराबर c हैज नो सॉल्यूशन, तो एक ऐसा मिल रहा है कि सॉल्यूशन नहीं है। हाँ तो यहाँ तो मैंने लिया कि ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम ऑप्शन ए बनाने के लिए लिया था ना, हाँ यस ऑप्शन ए बनाने के लिए मैंने 1 2 लिया था ताकि यहाँ ऐसा हो जाए, बट यहाँ पे शुरू में इसने कहा हाँ सी का रिलेशन एक्चुअली सी ऑप्शन का रिलेशन जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है इसके साथ है ना, क्योंकि ये एग्जांपल ऑप्शन ए के लिए लिया था मैंने, कि ऑप्शन ए बोला था डी जो रहेगा, तो यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं है, तो ax इज इक्वल टू सी हैज नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब रैंक ए जो है रैंक ए ऑगमेंटेड सी से कम ही होगा। और इसमें कितने रो है, ओ हाँ देखो इसमें कितने रो है, ए ऑगमेंटेड सी में कितने रो होंगे, m जो a में जितने रो है उतने ही होंगे ना, m होंगे, और कॉलम्स कितने होंगे, तो a में n कॉलम्स हैं, लेकिन एक कॉलम c वाला ऐड हो रहा है, तो n प्लस 1 कॉलम है ना, तो इसका जो a ऑगमेंटेड c मैट्रिक्स का ऑर्डर है m रोज हैं, n प्लस 1 कॉलम्स हैं। हाँ ठीक है, तो इसका मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है, अगर ये वाला केस भी है स्टिल देखो ठीक है ना, यहाँ से हाँ, तो अगर मान लो m लेस देन n है तो m लेस देन n प्लस 1 भी होगा ना, इसी केस में प्रॉब्लम है ना हमें, तो m लेस देन n है तो m लेस देन n प्लस 1 भी होगा, तो इसका मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है a ऑगमेंटेड c का इस केस में, मैक्सिमम m रोज हैं, n प्लस 1 कॉलम्स हैं, m लेस देन n प्लस 1 है, तो मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है a ऑगमेंटेड c का, मैं यहाँ लिखता हूँ c ऑप्शन, c ऑप्शन में है ना, मैं बोल रहा हूँ रैंक a लेस देन है रैंक a ऑगमेंटेड c, इसने बता रखा है कैसा मिलता है, मैं बोल रहा हूँ a ऑगमेंटेड c का मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है इस केस में, हाँ m होगा है ना, इस केस में लास्ट वाले केस की बात कर रहे हैं, ये केस हो चुका है डन, इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, m n इक्वल है तभी लेस देन m ही होगा, तो दोनों केस की अगर बात साथ में करो कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक्चुअली इसका मैक्सिमम रैंक m हो सकता है, m से ज्यादा रैंक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n प्लस 1 है, तो ये वाला केस भी इंक्लूड कर लो और ये वाला केस भी, दोनों एक साथ सोचो, तो है ना यहाँ m बराबर n है तो m लेस देन n प्लस 1 यहाँ भी होगा, ठीक है, तो इन दोनों केस में तो m इक्वल टू है तभी m लेस देन n प्लस 1 है,
m लेस देन n है तभी m लेस देन n प्लस 1 है। और यहाँ पे a ऑगमेंटेड c का जो ऑर्डर है m रोज हैं n प्लस 1 कॉलम्स हैं। अब m छोटा है n प्लस 1 से, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसका मैक्सिमम रैंक m हो सकता है, मतलब ये लेस देन इक्वल टू m होगा। तो यहां से दिख गया रैंक a इज लेस देन m, तो ये ओके है, ठीक है, क्योंकि ये यूज करना पड़ेगा हमें ऑप्शन सी में, क्योंकि उसने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। जैसे ऑप्शन ए ऑप्शन बी में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था कि m लेस देन n मोर देन n। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी केस होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू m हो सकती है, तो ये रैंक a हमेशा लेस देन m ही होगा उस केस में, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट लेस देन है, स्ट्रिक्ट लेस देन नो सॉल्यूशन की वजह से आया था कि एक ऐसा मिल रहा है जिसमें ऐसा हो जा रहा है, तो उस केस में a का रैंक पक्का है कि कम ही होगा m से, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन ट्रू हो गया। डी ऑप्शन कह रहा है कि अगर m मोर देन n है, m स्ट्रिक्टली मोर देन n है, फिर से m का मतलब हो गया m स्ट्रिक्टली मोर देन n है, तो मैंने ऑप्शन बी लिया था ना ये वाला कि लाइक नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है, या नंबर ऑफ अननोन कम है। डी ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो जो डी ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि m स्ट्रिक्टली मोर देन n है, then the linear system of equation ax is equal to 0, तो यही वाला सिस्टम बना लो दोबारा। this has a solution other than x बराबर 0, तो सोचो ax बराबर 0 है और यहाँ बता रखा है ऑर्डर जो है m मोर देन n है, तो यहाँ रैंक a और रैंक a ऑगमेंटेड 0, बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन रहेगा इस सिस्टम के लिए? इसके बीच में क्या रिलेशन है? इक्वल टू लगाऊं, मोर देन लगाऊं, लेस देन लगाऊं? हाँ इक्वल होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर रैंक में थोड़ी कंट्रीब्यूट करता है ना, जो जीरो कॉलम है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है रैंक में, तो जो ए का रैंक है वही रैंक रहेगा ए ऑगमेंटेड 0 का। मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, सिंपल देखो। अब क्या लगता है यहाँ पे m लेस देन m मोर देन n है, तो इसका रैंक क्या हो सकता है? बताओ इसका मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है? लेस देन इक्वल टू n। हाँ, क्योंकि m मोर देन n है तो लेस देन इक्वल टू n हो सकता है ना, क्योंकि n तो छोटा है। देखो रैंक क्या है ना, ऑर्डर जो है m क्रॉस n, उसमें जो छोटा वाला उससे भी छोटा रहेगा या मैक्सिमम इक्वल, तो यहाँ चूंकि बता रखा है ऑप्शन डी में कि m मोर देन n है, तो ये दोनों का रैंक इक्वल है, और ये लेस देन इक्वल टू n हो सकता है। तो अगर इक्वल टू n हो गया, तो अगर रैंक a बराबर रैंक a ऑगमेंटेड 0 बराबर n आ गया, तो क्या होगा उस केस में? इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। जी यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और यूनिक सॉल्यूशन इसमें क्या मिलता है? जीरो सॉल्यूशन ओनली, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। और यही एग्जांपल है, इसी में जीरो रख लो राइट साइड में, यही वाला एग्जांपल है इसका। अब देखिए अगर मैं एग्जांपल बना के दिखाऊं आपको कि x प्लस वाई 0, x प्लस 2y0, 2x प्लस y0, ये देख लीजिए आप। तो यहाँ से आप a बनाएंगे तो आपका 1 1 1 2 2 1, इसका रैंक 2 है, इसका रैंक क्या है? 2 है, n के इक्वल है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना ये, तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो a की रैंक 2 है, तो a की रैंक और a ऑगमेंटेड b की रैंक, b यहाँ 0 है एक्चुअली, तो a ऑगमेंटेड 0 की रैंक इक्वल है, किसके इक्वल है? n के, तो n के इक्वल है, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 0 सॉल्यूशन है। लेकिन ऑप्शन कह रहा है कि इट हैज अ सॉल्यूशन अदर देन 0 वेक्टर, मतलब इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो गलत कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन सी ओनली ट्रू है। तो इसलिए सोचना पड़ेगा, या तो एग्जांपल लेके सोचो या फिर आप थ्योरेटिकली सोचो, दोनों अप्रोच है। तो एग्जांपल लेना थोड़ा इजी रहता है कि एक आइडिया मिल जाएगा, एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया तो ऐसी गलत हो गया। सही, ये एग्जांपल ले लो डी में, तो ऐसे दिख गया कि अच्छा रैंक तो 2 हो गया, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इट हैज ओनली 0 सॉल्यूशन, तो ऑप्शन डी गलत। ऐसे ये एग्जांपल, ये ऑप्शन है ना बी गलत हो गया इस तरह से, और ये एग्जांपल लिया ऑप्शन ए गलत हो गया, ये एग्जांपल लिया ऑप्शन ए। तो तुम एग्जांपल्स लेके ऑप्शन को गलत कर सकते हो, और कुछ एग्जांपल्स लिए ऑप्शन गलत हो ही नहीं रहा है,
इसका मतलब हो सकता है ट्रू है, तो तुम थ्योरेटिकली थोड़ा सोच के देखो कि थ्योरेटिकली क्या लॉजिक है, तो उससे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 32 है, तो ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो डाउट रह गया आज, कल 6 to 7 पे डाउट क्लास है, 7 डेज सेम शेड्यूल है, ठीक है ना, ऑल 7 डेज, क्योंकि मेरे माइंड में रहता है, फिर याद भी रखना पड़ता है मुझे कौन सा दिन कब है, ऐसा ऐसे चलने दो ये। तो सो कल भी सेम शेड्यूल रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 32 ये कह रहा है कि ए कोई 3x3 की रियल मैट्रिक्स है, इस तरीके से ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ओके। सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो ऑफ ए इज 1। अच्छा, तो क्या करना है, 2-3 एग्जांपल बना लो, है ना, जो आइडेंटिटी नहीं हो, और उसके हिसाब से ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल ले लो, है ना। जैसे मान लो पहला एग्जांपल मैं अगर बनाऊं कि 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, ये आइडेंटिटी तो नहीं है, है ना। मान लो ये एग्जांपल बना लिया पहला मैंने। अब इसके हिसाब से आप ऑप्शंस को चेक कर दो। जैसे बोल रहा है कि अभी देखो ये हमारे पास है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अभी इसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि हमने कहा ए 3x3 मैट्रिक्स है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, आइडेंटिटी तो नहीं लिया मैंने, आइडेंटिटी नहीं है। अब बोल रहा है कि ईच रो का सम 1 है, तो ईच रो का सम अभी मैंने 1 ले लिया, है ना। मैं ऐसा भी ले सकता हूँ दूसरा एग्जांपल 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये भी मेरा एक सुटेबल एग्जांपल है, ठीक है। कि उसने बस कहा है रो सम 1 है, कॉलम सम की कोई बात नहीं किया इसने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरली ट्रू। अब देख लो a माइनस आई बोल रहा है, a माइनस आई इन्वर्टिबल होगा, ये तो गलत है। इसके हिसाब से देख लो, i घटाओगे a माइनस आई, चेक कर लो क्या आएगा, या वही कर लो, तो क्या इन्वर्टिबल होगा। अगर इसके हिसाब से सोचूं a माइनस आई करूं तो 0 0 0, और यहाँ 0 माइनस 1 1 0 1 माइनस 1, क्या इन्वर्टिबल है। इसका रैंक कितना है, इसका डिटरमिनेंट कितना है, 0 है ना। इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, इन्वर्टिबल तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है आपका कि a माइनस आई 3 मतलब i टाइम x बराबर 0, x वेक्टर है, दिस हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट, मतलब इसके पास कम से कम 2 सॉल्यूशन हैं। तो कम से कम 2 सॉल्यूशन बोलने का मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। क्या इसके पास इनफाइनाइट, मान लो इसी एग्जांपल के हिसाब से सोचो। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ a माइनस आई, यहां से बताओ मुझे, a माइनस आई का रैंक कितना है यहाँ पे, 1 या 2, देख लो एक बार, 1 है ना, क्योंकि मल्टीपल ही तो है ये रो, तो ये इसको 0 बना सकता है, रैंक 1 है। तो a माइनस आई का रैंक 1 है, इसका रैंक 1 हो गया। अच्छा, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वैसे भी सोच सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट a माइनस आई जो है यहाँ पे ये तो 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका क्या मतलब, इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, कितना सॉल्यूशन होगा इसके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमने जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल भी लेता हूं, तो मान लो ये एग्जांपल लिया मैंने, तो दिस माइनस आई करोगे यहाँ 0 हो जाएगा और ये आएगा, ओके। कोई और अगर करोगे तो क्या होगा, अच्छा दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पे ईच रो का सम 1 है, पता है इससे क्या इंप्लाई होता है कि इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू 1 होगी, ठीक। और तो ए के पास जो क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज किया ना कि ईच रो का सम 1 है, तो किसी मैट्रिक्स में एक आइगन वैल्यू 1 आएगी, तो एक आइगन वैल्यू 1 आएगी, तो a माइनस आई की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये ऑप्शन ऐसे ना चेक करो, डायरेक्टली भी कर सकते थे हम, दिस हैज एन आइगन वैल्यू कितना 0, क्योंकि i की 1 होती है, इसकी एक 1 है, क्वेश्चन बोल रखा था a माइनस आई की आइगन वैल्यू 0 है, तो डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा, तो पहला ऑप्शन आउट। इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ही हमेशा, देख लीजिए, क्योंकि a माइनस आई का डिटर्मिनेंट 0 है,
और या कोई भी एग्जांपल हो, क्योंकि हमने थ्योरेटिकली जनरलाइज कर दिया कि इसने कहा है कि ईच रो का सम 1 है, तो ईच रो का सम जब 1 हो गया तो एक आइगन वैल्यू 1 होगी, ईच कॉलम का सम 1 हो तब भी होता, रो सम दोनों कॉलम सम 1 है तब भी एक 1 आइगन वैल्यू रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज ओके। सी क्या कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a प्लस 2a स्क्वायर प्लस एक, तो देख लो ना इजी है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 रखो इसमें, क्योंकि a की एक आइगन वैल्यू 1 है, तो a की आइगन वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 4, तो 4 इज द आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स इन ऑप्शन सी, तो लैम्डा माइनस 4 एक आइगन फैक्टर हो, यस, तो सी भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये 4 इज द आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो लैम्डा माइनस 4 उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में फैक्टर रहेगा। और डी बोल रहा है कि जो हमारे पास A कैन नॉट बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो चेक करो ये आई थिंक ऑर्थोगोनल निकल आएगा, चेक कर लो, A इंटू A ट्रांसपोज निकालो, इसके लिए जरा क्या आता है, चेक करके बताओ क्या आएगा, है ना, क्योंकि आइगन वैल्यू 1 है ना, तो एक आपको पता है कि जो A है ना, अगर सारे आइगन वैल्यू 1 हो गए या 1 माइनस 1 माइनस 1 भी हो गया तो भी ओके है। चेक करो ये आई थिंक ऑर्थोगोनल होगा, इसका चेक करो A इंटू A ट्रांसपोज क्या आता है, या थोड़े से अरेंज करके तुम देख सकते हो, तो हो सकता है वो ऑर्थोगोनल हो। एक मिनट, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, A कैन नॉट बी होगा, एक बार चेक करके देखो क्या है, चेक करना पड़ेगा, इन दोनों को चेक करो, A इंटू A ट्रांसपोज निकालो दोनों में, और किसके इक्वल आता है ये, क्या यूनिटी आएगा, नहीं आ रहा होगा ना, चेक करो आएगा कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं मैं, तो ऑर्थोगोनल में हैं पाई आ रही है, आई आ गया ना, ओके, हाँ। सो मींस व्हाट, सो वी हैव टेकन वन एग्जांपल, है ना, एंड दैट इज ऑर्थोगोनल। तो ऑप्शन ये क्या बोल रहा है कि A कैन नॉट बी एन ऑर्थोगोनल, ही बोल रहा है ना, तो ये गलत कह रहा है, सो आई हैव वन एग्जांपल दैट इज ऑर्थोगोनल, so option D is false, why, because I have one example that is orthogonal, so ये मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चंस के assumptions को, और ये ऑर्थोगोनल है, so means this option D is wrong, तो यहाँ पे B C ट्रू हो गया, चेक कर लो तुम लोग, सर एक बार ऑप्शन बी एक्सप्लेन कर दीजिए। B फॉर बॉम्बे, है ना, L2 एलिमेंट का मतलब क्या है इसमें, ऑप्शन बी दूसरे वाले में, ऑप्शन बी ये था कि a माइनस आई टाइम x, इसके पास एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन है, तो सिस्टम में कितने सॉल्यूशन होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है सॉल्यूशंस की, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं सिस्टम में, 1 हो सकता है इनफाइनाइट, हाँ, स्पेशली ये होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस में तो या तो एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसने कहा एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नहीं, ऐसा है, क्योंकि a की आइगन वैल्यू 1 है और i की आइगन वैल्यू 1 होती है, तो a माइनस i की एक आइगन वैल्यू 0 आ जाएगी, तो a माइनस i का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होती है, तो a माइनस i का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये जो ax is equal to 0 has infinite solution if and only if determinant a is 0, ये थ्योरम है, अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम चीज, दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ हैज यूनिक सॉल्यूशन, और ये यूनिक सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, जीरो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से ट्रू होता है, डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो होमोजेनियस सिस्टम में, तो ax बराबर 0 के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा इफ एंड ओनली डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, डिटरमिनेंट 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, दो ही पॉसिबिलिटी है, नो सॉल्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि जीरो सॉल्यूशन हमेशा रहेगा। और चलिए तो अभी इसको ही स्टॉप करते हैं, काफी टाइम हो गया, तो जिनका डाउट रह गया अभी फिर कल 6 to 7 फिर क्लास है उसमें पूछिए, और अभी के लिए हम लोग अभी
2019 का पेपर डिस्कशन होगा 7 to 9 बैच में, हालांकि लेट हो गया है लेकिन 2019 का आज डिस्कस करेंगे हम लोग। सॉल्व नहीं करूँगा, ऐसे ही हिंट देखेंगे, ठीक है। चलिए दिन को बैठता हूँ दूसरा में, थैंक यू। अच्छा ट्राई करके आ गए क्या तुम? अभी एक बार देखते हैं, डाउट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज वैसे ही और भी एक बार देख लेते हैं। तो आज बस मैं हिंट देता हूँ क्वेश्चंस का, और